प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से बताएंगे क्या मेरी वॉइस आप सभी के पास तक आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? तो आ जाएं जल्दी से एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि आप जानते हैं यूपी होमगार्ड 2025 के लिए ये 100 नंबर वाली क्लास आपकी डेली हो रही है सुबह 11 बजे से, बहुत मजेदार तरीके से। आज भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है भाई। और यहां आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका यूपी होमगार्ड के लिए सौर्य बैच, ठीक है भाई, सौर्य बैच है जिसका टाइम टेबल कल से इसके डेमो क्लास स्टार्ट है। यानी कि प्यारे बच्चों 27 नवंबर से आपकी डेमो है, कल से आप देख सकते हैं, जिसमें 9 बजे यूपी जी के कराऊंगा मैं, 12 बजे स्टैटिक जी के, 1 बजे हिस्ट्री होगी, 3 बजे पॉलिटी होगी, 4 बजे साइंस की क्लास होगी। तो ये पूरा टाइम टेबल आपका है जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कल आप 9 बजे यूपी जी के पढ़ने के लिए जुड़िएगा, 12 बजे स्टैटिक जी के मेरे साथ पढ़ेंगे। बाकी का टाइम टेबल देख लें। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक सौर्य बैच, वो बच्चे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। रिया हैं और भी हैं, पीहू हैं, पीहू वाह, आ जाओ वाह। चलो, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं? सलमान रुश्दी, वीएस नायपाल, झुंपा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय। बताओ क्या होगा सही जवाब? कौन आदमी है बेटा पहले? भारतीय मूल के पहले व्यक्ति पूछ रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टॉफी मिलेगी बेटा तुझे, टॉफी का पैकेट तेरा ही है। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है भाई। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे वीएस नायपाल। इन्हें मिला था इन आ फ्री स्टेट नामक उपन्यास के लिए, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं अरुंधति रॉय जो है बेटा, ये भारतीय पहली हैं, मूल की नहीं, ये भारतीय ही है, पहली भारतीय। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है भाई, इनका उपन्यास ये था। बहुत शानदार। आगे बताएंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन से जोड़ता है? जोजिला, रोहतांग, ठीक है भाई, कौन सा दर्रा है? बताओ जल्दी से एक बार, ठीक है भाई। तो बूमला दर्रा तो अरुणाचल में है, तो ये सिक्किम को कैसे ही जोड़ेगा? नाथुला दर्रा हिमाचल में है, नहीं नाथुला नहीं है ना, रोहतांग है हिमाचल में, रोहतांग है हिमाचल में बेटा, तो ये हिमाचल में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है भाई, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, ठीक है भाई। तो सिक्किम और लहासा को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और एक जेले पला दर्रा भी कहां है? सिक्किम में, वो भी भूटान से कनेक्ट करता है। एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर काउंटर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा बचाव बल, नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फोर्स, रेस्क्यू फोर्स, या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, रिलीफ फोर्स। क्या होगा सही जवाब? बताएं एक बार। और कल से डेमो शुरू हैं आपके, बताएं बेटा। मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं, आप सब कैसे हैं बताएं। तो प्यारे बच्चों, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है भाई, इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव। आपने पढ़ा भी होगा
कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, बाढ़ आ गई है, ऐसे समय में इसकी गठन जो हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनडीएमए, एनडीएमए एक्ट आया था 2005 में, इस एक्ट के तहत बनाई गई थी इसे। ठीक है भाई, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एनडीआरएफ का गठन किया गया। ये आपदा, भूकंप, ठीक है, बाढ़, चक्रवात, ऐसी चीजें आती हैं तब एनडीआरएफ पहुंचता है तुरंत। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं बताऊं आपको अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? किस खिलाड़ी की है? मैरी कॉम, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। सही जवाब क्या होगा? ओ भैया ठकुरेला, तुझे ठीक कर दूंगा मैं ठकुरेला अभी। बताओ जल्दी से अगला प्रश्न। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। ठीक है भाई, अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम की। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। प्यारे बच्चों सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है भाई, और सानिया मिर्जा की है प्यारे बच्चों एस अगेंस्ट ऑड्स। बातें समझ में आई? डी सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तीसरी, पहली, पांचवी, चौथी, दूसरी। हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ होती है। हरित क्रांति के विश्व में जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में जनक कौन है हरित क्रांति के? भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन। किस पंचवर्षीय योजना का समय था ये? थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जन्म हुआ हरित क्रांति का। ऑप्शन नंबर ए, जो कि फेल हो गई थी। ऑप्शन होगा तीसरी। आगे बताएंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं मौद्रिक नीति समिति की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक बनाने के लिए की गई थी। भारत में मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य हैं? मौद्रिक नीति समिति का फुल फॉर्म यूपी पुलिस में आया था, एमपीसी बोलते हैं शॉर्ट में इसे, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन बनाता है? आरबीआई। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6। 3 सदस्य होते हैं इसके आरबीआई की तरफ से। 3 सदस्यों को नियुक्त करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो कितने सदस्य होते हैं मेरे बच्चों? 6 सदस्यों की समिति होती है मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, जिसमें ब्याज दरों को घटाया बढ़ाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। कौन होता है बेटा? आरबीआई गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। चलो आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहे ई नाम भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है। ई नाम कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? बताएं भैया, ई नाम का पूरा लक्ष्य क्या रखा गया है? हाँ बिल्कुल, अपना अपना जिला बताओ। मैं बताऊंगा तुझे जिला, पढ़ने में ध्यान मत दे लियो, जिला बताने में ही ध्यान दियो पूरा। ई नाम का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है भाई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये योजना शुरू हुई थी फरवरी 2016 में। इस योजना का उद्देश्य था कि किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन विपणन कर सकें, ऑनलाइन बेच सकें। ठीक है भाई,
तो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं देता, वो मनरेगा देता है। उर्वरक पे सब्सिडी देना नहीं है। फसल बीमा की योजना अलग है। कृषि उपज का, किसान की जो फसल है उसे ऑनलाइन बेच सके, इसी के लिए प्यारे बच्चों ये इनाम योजना फरवरी 2016 में स्टार्ट हुई थी। बताएं आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विदेशी मुद्रा संकट में भारत को बाह्य सहायता लेने के लिए मजबूर किया। 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण दिया था? बताएं भैया कौन सी संस्था थी? प्यारे बच्चों 1991 में हमारे देश में आर्थिक संकट आया था। हमारे पास सिर्फ 15 दिन के व्यापार के लिए पैसे बचे थे। कितने? $1 अरब बचा था। $1 अरब। हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इन्होंने मिलकर नई आर्थिक नीति बनाई, यानी कि प्यारे बच्चों जिसे हम एलपीजी नीति कहते हैं, एलपीजी नीति। ठीक है भाई, एलपीजी नीति बनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमें आईएमएफ से मदद लेना पड़ा। आईएमएफ से मदद हमने $2.2 बिलियन का, ठीक है भाई, लोन लिया था यहां से आईएमएफ से। तो आईएमएफ ने कुछ शर्तें भी रखी थी, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हमें मदद की थी। बातें समझ में आई? आईएमएफ की मदद से यह काम हुआ था। बी होगा सही जवाब। अजय बंगा ऐसे ही गलती कर दोगे। जब भी किसी देश के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत होती है, मतलब उसके पास विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, उस समय कौन मदद के लिए आता है? तो बेटा वो है आपका आईएमएफ। आईएमएफ आता है। ठीक है भाई, आगे बताएंगे प्यारे बच्चों, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? बताएं। तांबा, थोरियम, यूरेनियम। बताओ मोनोजाइट रेत कहां पाया जाता है? केरल के अंदर। और केरल के अंदर इसके विशेष भंडार पाए जाते हैं मोनोजाइट रेत में। और वो खनिज कौन सा है? थोरियम है। थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है, थोरियम। तो थोरियम केरल के रेत में। यूरेनियम जादूगौड़ा में मिलता है, भारत के जादूगौड़ा और प्यारे बच्चों तुमलापल्ली और जादूगौड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। तांबा कहां मिलता है भारत में? मध्य प्रदेश में ज्यादा मिलता है। वैसे राजस्थान का खेतड़ी भी प्रसिद्ध है, खेतड़ी। प्यारे बच्चों अभ्रक के लिए कोडरमा माइंस, झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश की नेल्लौर माइंस। आगे बताएं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, जवाब देंगे। भारत में व्यवसायों के लिए सेवा हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? भैया व्यवसायों के पंजीकरण के लिए जीएसटी की सीमा क्या है? कितना व्यापार करते हो तो जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आप जानते हैं। 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के तहत लागू हुआ भारत में। 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। इसके लिए प्यारे बच्चों जीएसटी के लिए जो है सेवाओं के लिए, सेवा मतलब सर्विसेज, सेवाओं के लिए, सेवा के लिए है 20 लाख। अगर आप 20 लाख रुपए की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। और आप सामान बेच रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं, तो वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपए है। ठीक है भाई, तो सेवाओं के लिए 20 लाख और वस्तुओं के लिए 40 लाख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पहला वाला सही हो जाएगा। 10 लाख कौन बताया है? ये 10 लाख वाले की मुंडी तोड़ेंगे। ठीक है भाई, 10 लाख गलत होगा। और बात ना करें आपस में बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, चलो रीनू बेटा तू भी बात कर रही है, इनके साथ ही रंग गई। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक वा क्या होगा सही जवाब? तो बेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बताएं। बहुत बढ़िया, तो जवाब दिया करो, जवाब स्पीड में। ऐसा सो जाते हो,
सोचते हो दूसरा वाला दे दे पहले, फिर उसका टीप कर मैं दे दूं, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, फेसबुक गूगल हो जाएगा। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, सर्च इंजन। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। अमेरिका के अंदर मुख्यालय किसके द्वारा की गई थी? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा। ये दो व्यक्ति हैं इसके संस्थापक। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। प्यारे बच्चों, डुब्रोविनिक, जाग्रेब, एम्स्टर्डम, बताएं क्या होगा सही जवाब? क्रोएशिया की राजधानी, ठीक है भाई। और इसकी मुद्रा पहले कूना थी, अब यूरो है। तो पहले इसकी मुद्रा कूना थी पहले, अब यूरो हो गई है। और इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और इनका ही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे बेटा, उर्जित पटेल। शक्तिकांत दास थे प्यारे बच्चों, या फिर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, या फिर डी सुब्बा राव। सीडी देशमुख तो पहले भारतीय गवर्नर हैं, पहले भारतीय, ठीक है भाई। और शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल तो सही जवाब। अच्छा, 1946 में पूछ रहा है तो फिर सीडी देशमुख होगा, ऑप्शन नंबर सी, सीडी देशमुख। ठीक है भाई, 1946 में पहली बार नोटबंदी हुई थी आजादी से पहले, पहली बार। उस समय सीडी देशमुख थे प्यारे बच्चों। उर्जित पटेल 2016 में थे। और 3 बार नोटबंदी हुई है अब तक। कब कब हुई है? एक बार 1946 में, एक बार 1978 में मुरारजी देसाई के समय, और एक बार 2016 में। तो 2016 में उर्जित पटेल थे और उस समय सीडी देशमुख थे। बातें समझ में आई? बिल्कुल। आगे बताएंगे बेटा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति हमारे देश में कब घोषित की गई? बताओ। तो याद रखिएगा, जिस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? वर्ष 2000 में। और उसी साल आई थी राष्ट्रीय कृषि नीति है। अब बताओ क्या होगा सही जवाब? बहुत शानदार। बाय बाय छल, बाय बाय बेटा, बाय बाय, बहुत बहुत बाय। बताएं। तो जुलाई 2000, ऑप्शन नंबर सी। तो पहली कृषि नीति क्या आई थी? वर्ष 2000 में। और इसी वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी लाई गई थी मेरे बच्चों। ठीक है भाई। और इसका लक्ष्य था कृषि में 4% अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। ठीक है भाई। इंद्रधनुष क्रांति भी कहा गया इसे, इंद्रधनुष क्रांति भी इसे कहा गया। और इसका उद्देश्य या लक्ष्य जो था, कृषि के अंदर 4% की वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। आगे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी CO2 गैस का सबसे बड़ा सिंक है? CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कौन सा है? बताओ भाई। सिंक जानते हैं आप? सिंक का मतलब है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को जो क्या कर ले, स्टोर कर ले। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं मेरे बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसी गैस होती है? वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ये गैस जीवाश्म ईंधन के जलाने से पैदा होती है और ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है, पृथ्वी को गर्म कर देती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है भाई। और इसको सोखने का काम सबसे ज्यादा करते हैं महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
तो जिनका भी ए आ रहा है वो गलत होगा। पेड़ पौधे प्यारे बच्चों CO2 सोखते हैं, लेकिन महासागर सबसे बड़ा सिंक का मतलब होता है सोखना, तो महासागरों में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहती है। ठीक है भाई, तो बातें क्लियर हो रही हैं। चलो बताएं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो बेटा जैसे केंद्र में मानवाधिकार आयोग होता है, ऐसे ही राज्यों में होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मानव अधिकारों की जांच करना, मुकदमा दायर करना, जेल में जाकर चेक करना कि कैदियों के साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। बताएं क्या हो सकता है? प्यारे बच्चों, ये मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा करना, बिल्कुल ये भाई अगर उसे लगता है कि कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये फिर क्या कर देता है, उस पर प्यारे बच्चों मुकदमा दायर कर देता है। जेल में जाकर चेक करना, बिल्कुल जेल में जाकर कैदियों के साथ मानव अधिकार संरक्षण की समीक्षा करना, बिल्कुल कि कैसे मानव अधिकार मिल रहे हैं। मानव अधिकार उल्लंघन के लिए दंड देना, देखो दंड देना कोर्ट का काम है, इसका काम नहीं है। तो सही जवाब होगा डी, तो अदालत का काम है। ये तो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए बना है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बेटा श्रीवास्तव जी, LT के लिए। ठीक है जी, चलो आगे बताएंगे। भारत ने डैश वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के लिए उन्मूलन CEDAW, तो प्यारे बच्चों कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो महिलाओं के खिलाफ जो प्यारे बच्चों भेदभाव होता है ना, उसके उन्मूलन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने कब किए थे बताओ? ठीक है भाई, तो भारत ने कब किए थे? भारत का पूछ रहा है और किसी का नहीं पूछ रहा है, तो भारत का बताना है तुम्हें। भारत ने इस संधि को कब अपनाया? ठीक है भाई, चलो बताएं। तो भारत ने ये महासभा द्वारा 1979 में अपनाई गई ये संधि। तो महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा इस संधि को कब लेकर आई थी? महासभा लेकर आई थी 1979 में। भारत ने इस संधि को कब अपनाया? ये संधि पूछी जाती है, मैं पढ़ाऊंगा। 1980 में, 1980 में भारत ने सिग्नेचर किए। ये लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी बेटा 1992 में, 1992 में नहीं 93 होगा, 1993 में ये संधि लागू हो पाई थी। तो भारत के सिग्नेचर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन पर प्यारे बच्चों कब हुए थे? ठीक है भाई, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, होमगार्ड के लिए तो है ही मेरे पगलुओ। तुम कब बुद्धि सुधरेगी तुम्हारी, बुढ़े हो। चलो बताएं। तो ये पुष्टि जो हुई थी, इसकी लागू हुई थी 1993 में। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है? DGP, SSP, IG, ADGP, क्या होगा सही जवाब? ठीक है भाई, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे ऊपर होता है DGP। DGP के बाद आता है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP। इसके बाद आता है IG। इसके बाद कौन आता है बेटा? IG आता है। और IG के बाद जो आता है मेरे बच्चों वो आता है DIG। ठीक है भाई, कौन आता है? DIG। DIG के बाद आता है प्यारे बच्चों आपका कौन? SSP या SP। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन है? DGP। तो DGP किसी राज्य की पुलिस का मुखिया या सर्वोच्च अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर A। आगे बताएंगे अगला प्रश्न। मार्च 2025 में आर्मेनिया ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बताओ जल्दी से क्या होगा सही जवाब? आर्मेनिया ने प्यारे बच्चों अजरबैजान के साथ मार्च 2025 में समझौता किया है। ठीक है भाई, तो ये लंबे समय से चल रहे विवाद, जमीन का विवाद था, तो ये कब हुआ है? मार्च 2025 में संधि हुई है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है,
ये किस किस के बीच हुई है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ठीक है भाई। थ्योरी बेटा कल से चलेगा, कल से थ्योरी के बैच के डेमो चल रहे हैं, सभी बच्चे डेमो एक बार लें, देखें, अच्छे से समझें। उत्तर प्रदेश का वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, कब स्थापित हुआ? तो बताएं। तो इसका मुख्यालय है कानपुर के अंदर। ठीक है भाई। तो राज्य वित्त निगम अधिनियम आया, तो राज्य वित्त निगम अधिनियम, तो राज्य वित्त निगम अधिनियम कब आया था? यह आया था 1951 में। इसके तहत कब? वर्ष 1994 में। प्यारे बच्चों, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कानपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पहला वाला सही होगा। ठीक है भाई। चलो आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज। क्या होगा सही जवाब? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? बताएं भाई। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर तो अयोध्या में है, श्री राम जन्मभूमि। ठीक है भाई। हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर भी कहां है? ये भी अयोध्या में है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, भारत माता का मंदिर है, भारत माता, तुलसी मानस, काशी विश्वनाथ। ठीक है भाई। कई सारे टेंपल हैं, तो सही जवाब होगा बनारस, वाराणसी मंदिरों की नगरी कहलाती है। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है रुपया। ठीक है भाई। नेपाल की मुद्रा रुपया। ठीक है भाई। कौन बनी है? सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सुशीला कार्की। तो नेपाल में आप जानते हैं जेनजी विद्रोह हो गया था, जेनजी, और जेनजियों ने हटा दिया केपी शर्मा ओली को, लठ बजाए, उधर हिंसा हुई। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? बताएं। तो विश्व डाक दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया गया? और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। राष्ट्रीय डाक दिवस बताओ। तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस। दोनों में बहुत अंतर नहीं है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में। चलो आगे बताएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया। यह कह रहा है आपसे नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए प्यारे बच्चों महानिदेशक कौन बनेंगे? खालिद अल एनानी मिस्र के, या फिर प्यारे बच्चों आपका एडवार्ड माटोको कांगो के, या फिर आपके ग्रे बिएला रामूस मैक्सिको के, आंद्रे अजोले फ्रांस के तो अभी हैं वर्तमान में, लेकिन नए कौन बनेंगे अब? बताएं जल्दी से एक बार। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहां है? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, और हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस के अंदर, फ्रांस में। ठीक है भाई। और वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। भारत के 44 धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। ठीक है भाई। धरोहर 44वां कौन सा था? मराठा सैन्य परिदृश्य।
मराठा मिलिट्री स्केप, जिसमें 12 किले आते हैं और नए अध्यक्ष बन रहे हैं इसके कौन? खालिद अल एनानी, मिस्र के हैं, इजिप्ट के। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामले में? बताओ। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। क्या होगा सही जवाब? बहुत शानदार। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है और इसमें पहला स्थान किसका है? तो जारीकर्ता, रिपोर्ट कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्यारे बच्चों इसमें पहले नंबर पर आया है डेनमार्क देश। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है, सोमालिया में सबसे ज्यादा है और भारत की रैंक आई है 96वीं, 96, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताएंगे नेक्स्ट आपका, जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी होती है ना, समुद्र में नीचे नीचे चलती हैं, इसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, IIS बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, मझगांव डाक शिपयार्ड। बताएं क्या होगा सही जवाब? तो इसका निर्माण बागशीर का किसने किया? देखो यही लेबल होगा पेपर का, इससे बिल्कुल आसान नहीं आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पूरा मामला जीके पर टिका हुआ है, जीके लेवल की आएगी, इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। सही जवाब होगा मझगांव डाक शिपयार्ड ने INS वागसीर का निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बना है? बताएं। स्किप क्वेश्चन, हाँ स्किप तो करोगे ही, पढ़ोगे नहीं तो स्किप करना पड़ेगा। बताएं। तो प्यारे बच्चों, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पहले भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस शामिल थे। हाल ही में 5वां सदस्य देश बना है। ठीक है भाई, और वो देश है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल बांग्लादेश। इससे पहले कौन कौन शामिल थे प्यारे बच्चों? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। तो इसमें 4 पहले से थे, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। ठीक है भाई, ये पहले से थे कोलंबो प्लान में, बांग्लादेश नया ऐड हुआ है तो इसके सदस्यों की संख्या 5 हो गई है। निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? अटाला मस्जिद जौनपुर, रूमी दरवाजा लखनऊ, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। तो ये तो नाम से ही क्लियर है, जगह भी दी गई है उसकी साथ में। तो कौन सी चीज यूपी में नहीं है? यूपी में अटाला मस्जिद भी है जौनपुर में, सरकी वंश द्वारा बनवाई गई। रूमी दरवाजा लखनऊ में है, लाल दरवाजा मस्जिद भी जौनपुर में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, लेकिन बीबी का मकबरा जो है वो कहां है प्यारे बच्चों? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी कहां है? ये भी आपके औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो भैया 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन है, 3 लिस्ट हैं। संघ सूची में 100 विषय आते हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। एक समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 हैं। कह रहा है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? हाँ जी, तो समवर्ती सूची में पुलिस नहीं है, पुलिस राज्य में आता है, ये भी ठीक है। रक्षा का संघ सूची में आता है, ये दोनों राज्य में आते हैं। और प्यारे बच्चों, शिक्षा समवर्ती सूची में, एजुकेशन। ऑप्शन नंबर होगा सी इज राइट आंसर। ये कह रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, राज्य सूची में नहीं, समवर्ती में पूछ रहा है।
आगे बताएं अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? मैंने बताया था आज ही ये प्रश्न कि उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन। कब शुरू हुआ था? जुलाई 1991 में नई नीति लाई गई आर्थिक, एलपीजी नीति। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1991। आगे बताएंगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी? बताओ। केसीसी योजना, केसीसी योजना में किसानों को 5 लाख तक का सस्ती ब्याज पर ऋण मिल जाता है। अब ठीक है भाई, 4% की ब्याज देनी होती है अगर समय पे साल में जमा कर दो तो। ये शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, नाबार्ड द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नाबार्ड ने शुरू किया था 1998 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता, अर्थात वायरस से होता है? कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? टिटनिस किससे होता है? टिटनिस जीवाणु से, बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, 6 रोग टीबी जीवाणु से, फेफड़ों का रोग है, बीसीजी का टीका लगता है। हैजा जीवाणु से। डेंगू बेटा ये वायरस से होता है। एड्स ये भी वायरस से होता है, एड्स, ठीक है। बहुत सारे, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर कौन सा होगा? डेंगू। जबकि अगर टाइफाइड पूछे तो टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इनमें आता बुखार ही है, ठीक है भाई। इसमें प्लेटलेट्स घट जाती हैं डेंगू में, आपने सुना होगा। कीवी का फल, पपीते के पत्ते कारक, बकरी का दूध बताते हैं कि इन्हें पिया करो। ये कह रहा है 0 FIR का क्या मतलब है? जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, FIR का मतलब वैसे तो पहले पूछा था, जो FIR दर्ज नहीं की गई हो, 0 है वो। पुलिस स्वतः संज्ञान में लेकर FIR दर्ज करे। झूठी शिकायत कोई करे तो उसे 0 FIR। किसी भी पुलिस थाने में दर्ज FIR चाहे घटना स्थल कहीं की भी हो। बताएं, ठीक है भाई, बताओ जल्दी से एक बार। बहुत शानदार। 0 FIR किसे कहते हैं बेटा? 0 FIR मान लो प्यारे बच्चों, घटना कहीं की भी है, मान लो कहीं और की है घटना, तो अपना थाना क्षेत्र होता है। लेकिन आप जहां मौजूद हो वहीं FIR कर दो आप, ठीक है भाई। मान लो मेरी गाड़ी खो गई, चुर गई गाड़ी, मैं जहां हूं वहीं उसकी FIR कर दूं जाके, तो उसे 0 FIR कहा जाता है, जो किसी भी थाने में रजिस्टर की जा सकती है, फिर उसे उसके थाना क्षेत्र में भेजा जाता है, तो इसे 0 FIR कहते हैं। आगे बताएं अगला, भारतीय दंड संहिता IPC की जगह अब कौन सा नया कानून आया है? भारतीय न्याय संहिता, BNS, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय दंड संहिता। क्या होगा सही जवाब? IPC की जगह कौन सा नए कानून ने ली है? बताओ। तो अंग्रेजों के जमाने की थी IPC, इंडियन पीनल कोड, जिसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता BNS लागू की गई है। इसी के तहत CRPC की जगह BNSS लागू की गई है, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, IPC 1860 में आया था, इसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS लाई गई है। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। साइबर अपराध में फिशिंग, अब देखो फिर से आ गई फिशिंग। फिशिंग मतलब फंसाना, चुपके से फंसाना, कंप्यूटर में वायरस को बचाना। फायरबॉल का इस्तेमाल होता है इसके लिए। किसी दूसरे के वाईफाई का उपयोग करना, नकली मैसेज ईमेल भेजकर गोपनीय जानकारी चुराना, ऑनलाइन गेम खेलना, तो ये गैम्बलिंग कहलाता है।
ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। आप झूठी मूठी नकली चीजें भेजकर सामने वाले से चोरी करवा रहे हैं, सामने वाले का डाटा चोरी कर रहे हैं, ये होता है फिशिंग। आगे बताएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था? सीमा सुरक्षा के लिए, तो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। चुनाव की सुरक्षा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए। एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। बताओ, ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो ब्लैक कैट्स जो हैं ये कब बने थे? 1984 में इनका गठन हुआ था। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं इन्हें। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चला था ना स्वर्ण मंदिर में भिंडेरवाला के विरोध में, इसके बाद एनएसजी का गठन किया गया था, ब्लैक कैट कमांडो। ये आतंकवादी गतिविधि विरोधी अभियान, काउंटर अटैक करके बुद्धि फिट कर देते हैं आतंकवादियों की। ठीक है भाई, देखा होगा आपने। पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी? बताओ क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार बताएंगे सही जवाब क्या होगा। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है? पुलिस कस्टडी में आरोपी थाने में रहता है, जुडिशियल में जेल में। दोनों एक ही हैं। पुलिस कस्टडी जज देता है, जुडिशियल कस्टडी पुलिस देती है। जुडिशियल कस्टडी केवल 24 घंटे की होती है और पुलिस कस्टडी अलग अलग हो सकती है। बताओ, तो भैया देखो, यहां आप देखा होगा ना, जब भी किसी आरोपी को पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद वो जज साहब के सामने लेकर जाती है। जज साहब कह देते हैं कि एक काम करो भाई, तुम्हें इससे कुछ जानकारी निकलवानी है, तो आप इसे 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रख लो, मतलब तुम अपने पास रख लो। तुम अपने पास रख लोगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम इससे जो पूछताछ करनी है उसे कर सकते हो, बाद में लेकर आओगे। तो अगर जुडिशियल कस्टडी में जाता है आरोपी तो सीधा जेल में जाता है, पुलिस कस्टडी में जाता है तो उसे थाने में रखकर पूछताछ की जाती है। तो यह अंतर होता है। तो पुलिस कस्टडी में आरोपी को मतलब थाने में रखकर पूछताछ होती है और जुडिशियल कस्टडी में जज साहब भेज देते हैं एकदम फायरबॉल बनाकर। यह कह रहा है नक्सलवाद भारत में किस प्रकार के सुरक्षा खतरे का, प्यारे बच्चों, अंतर्गत आता है? नक्सलवाद आप जानते हैं, नक्सलवाद, माओवाद, ठीक है भाई, माओवाद, नक्सलवाद, ये बेसिकली जो हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अभी हिंडमा मारा गया था आपको पता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में नक्सली पाए जाते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन इनके साथ भी बताते हैं कि बुरा हुआ है। बुरा क्या हुआ है? नेताओं ने मिलकर इनकी जमीन छीन ली है, फिर ये सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया। हालांकि देखो, हथियार उठाना गलत है, निर्देशों को मानना। अब भाई मान लो ये अगर किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करें जो एक सिपाही है, तो सिपाही तो भाई अपनी नौकरी के लिए आप सब बढ़ती हो रहे हैं, और आपकी कोई हत्या करे या किसी को कोई मारे तो वो गलत है। तो बेसिकली ये क्या है? आंतरिक सुरक्षा का मामला है। साइबर, ऑनलाइन थोड़ी करते हैं, गोली मारते हैं बेटा। आर्थिक सुरक्षा, पैसा थोड़ी ना लूटते हैं। बाह्य सुरक्षा तो अटैक, कोई दूसरा देश कर रहा है। ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और आंतरिक सुरक्षा का मामला कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो, मानवाधिकार आयोग, इसे रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। नक्सली इलाके, तो पूछे रेड कॉरिडोर किससे संबंधित है? नक्सली इलाका जो है उसे रेड कॉरिडोर। मानवाधिकार आयोग के पास किस प्रकार की अदालत की शक्तियां होती हैं? फौजदारी, क्रिमिनल केसेस वगैरह कर सकता है, सिविल केसेस, संवैधानिक, सैनिक न्यायालय। देखो भाई, अब आप जानते हैं किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो उसके पास सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत की सभी शक्ति होती हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, शपथ पत्र मांगना आदि आदि। मतलब दीवानी मतलब सिविल मामले, आप बुला सकते हो, किसी गवाह से बात कर सकते हो। क्रिमिनल केस नहीं देख सकता ना संविधान में, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सेना का अपना कोर्ट होता है, आप जानते हैं। तो सिविल मामलों की जैसी शक्तियां इसे दी गई हैं कि ये किसी गवाह को बुलाकर उससे पूछताछ कर सकता है, जांच कर सकता है, किसी से बात कर सकता है, ये सभी चीजें।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताएं। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? ठीक है भाई, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में आता है गोरखपुर। लगभग 184 सेंटीमीटर बारिश होती है। न्यूनतम वर्षा जो होती है यूपी में वो मथुरा में मानी जाती है, मथुरा जिले में। ठीक है भाई, तो सही जवाब होगा गोरखपुर का। आगे बताएंगे अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कहां थी सबसे ज्यादा साक्षरता, बताएं। और उत्तर प्रदेश की 2011 में साक्षरता कितनी थी, पुरुष महिला साक्षरता? तो उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता थी प्यारे बच्चों 67.68%, तो 67.68%। इसमें अगर मेल और फीमेल की अलग निकाली जाए तो मेल की थी 77.28% और फीमेल की थी 57.18%, ये फीमेल की थी। सबसे ज्यादा साक्षर जिला था गौतम बुद्ध नगर और इसका लिंगानुपात सबसे कम था। इसके बाद दूसरे नंबर पर था कानपुर साक्षरता के मामले में, कानपुर नगर। और न्यूनतम साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिला, श्रावस्ती जो है वही जिला है जहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, लेकिन इसकी साक्षरता सबसे कम रह गई। साफ नहीं दिख रहा है सर? अरे दिखेगा साफ बेटा, नजरों से देख। 5G टेक्नोलॉजी में G का मतलब क्या है? अभी जैसे 6G, पहले 4G आया, 3G आया, फिर ठीक है ना भाई, बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम, सभी का स्वागत है। तो एक बार बताएंगे, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी में व्हाट डज G स्टैंड फॉर? 5G टेक्नोलॉजी, जनरेशन, गीगाबाइट, ग्लोबल, गेटवे। तो 5G, G का मतलब होता है जनरेशन, अगली जनरेशन, पीढ़ी, अगली पीढ़ी। जैसे अब हम 5G चला रहे हैं, फिर 6G नेट आएगा, 6G मतलब छठी जनरेशन, अगली पीढ़ी का, और इसमें स्पीड वगैरह बढ़ जाती है, सुधार किया जाता है। जैसे अगली पीढ़ी आ रही है तो उसमें सुधार क्या हुआ है, तो G का मतलब होता है जनरेशन। आगे बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा CAA, जो CAA कानून था ना, उसका पूरा नाम क्या है जो लागू हुआ, जिसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए? सेंट्रल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन एक्शन एक्ट, सेंट्रल एशियन अलायंस। क्या होगा सही जवाब? तो CAA, जिसके विरोध में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले, 2019 में आया था, वैसे उसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी वाला सही जवाब होगा। आगे बताएं, अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुशैली किस स्टाइल की है? द्राविड, गॉथिक, बेसर या फिर नागर? देखो, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, दक्षिण भारत के, वो किस शैली में बने हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किया गया है आपका द्राविड़ शैली में, और सभी लगभग उत्तर भारत के जो टेम्पल हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। ठीक है भाई, किस शैली में बने? नागर में। ऐसे ही अयोध्या का राम मंदिर भी, जिसके वास्तुकार राम सुतार थे, वो भी भैया किस में बना है? तो याद रखिएगा, वो भी नागर शैली में बना है। आगे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश लैंड लॉक्ड, चारों ओर जमीन से घिरा है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। बताओ, हमारा कौन सा पड़ोसी देश ऐसा है मेरे बच्चों जिसके चारों ओर जमीन ही जमीन है, नॉट पानी, नो बिरयानी? बताएं। पाकिस्तान से आप जानते हैं अरब सागर लगता है, कराची बंदरगाह। नेपाल जो है चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी लगती है, म्यांमार से भी बंगाल की खाड़ी से टच होता है। ठीक है भाई, तो भूटान भी लैंडलॉक्ड है, भारत का पड़ोसी। तो भूटान और नेपाल दोनों लैंडलॉक्ड, जिनके आसपास जमीन ही जमीन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
आईसीजे में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे 1945 में बना। इसका मुख्यालय द हैग में है, द हैग नीदरलैंड। तो नीदरलैंड्स के द हैग में है। इसमें न्यायाधीश होते हैं 15 और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। सही जवाब बी इज राइट आंसर। 9 साल का कार्यकाल होता है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों का। आगे बताएं, नेक्स्ट आपका मिलान करें दिवस को, कौन सा सही होगा? पहला कह रहा है कि विश्व जल दिवस, जैव विविधता दिवस, ओजोन दिवस। देखो ओजोन दिवस सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, ये वो बिल्कुल ठीक है, सी वाला। ठीक है भाई, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो दो तो ठीक है, मतलब सी का तीसरा होना चाहिए। अच्छा यहां भी ठीक है, ये दोनों गलत दिए हैं, तो इन दोनों में से कोई सा होगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जैसे जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ये उल्टे दिए हैं दो, तो वो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बाकी सही है, ए ही सही जवाब होगा। ठीक है भाई, तो जल दिवस 22 मार्च को है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? शशि थरूर की, वीएस नायपाल की, या फिर अरुंधति रॉय की, या विक्रम सेठ की? किसने लिखी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस बताएं। तो ये प्यारे बच्चों, वाई आई एम हिंदू, मैं काहे हिंदू हूं, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड इरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की है। शशि थरूर कांग्रेस के नेता जो हैं वही, ये कई सारी पुस्तक लिख चुके हैं। आगे बताएंगे, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? वंदे भारत सबसे तेज गति की ट्रेन है हमारी, 183 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो ये किन दो स्टेशनों के बीच चली थी पहली? तो पहली चली थी फरवरी 2019 में दिल्ली और बनारस के बीच में। तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी, कब? फरवरी 2019 में। ठीक है भाई, और याद रखिएगा इसकी टॉप स्पीड जो रिकॉर्ड की गई है वो 183 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। तो इस सबसे तेज गति की ट्रेनों में शामिल है। रेड क्लिफ रेखा किन दो भारतीय कहां आ गए, किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ लाइन। भारत चीन के बीच बेटा मैकमोहन रेखा है। भारत म्यांमार के बीच कोई ऐसी विशेष लाइन है नहीं। अफगानिस्तान के बीच में डुरंड थी, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी आती है रेड क्लिफ सीमा रेखा, जो 1947 में ड्रॉ हुई थी। ठीक है भाई, चलो अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने आपके नीरज सर आएंगे जो बाकी के प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये आपका शौर्य बैच है जिसके डेमो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 27 नवंबर से। ये सभी टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, यूपी जीके और पूरा स्टैटिक पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री विपिन सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी कुलदीप सर, साइंस आकाश सर, और नीरज सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और दोनों विषय नीरज सर देखेंगे। ठीक है भाई, चलो तो आ जाओ, एक बार सभी बच्चों का स्वागत है। और आगे आप नीरज सर के साथ आगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जो बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का पूरा मामला जीके जीएस का है। ठीक है बच्चों, तो बैच से आप जुड़ जाएं अभी, क्योंकि कल से डेमो शुरू है आपके, जिन्हें ज्वाइन करना है वो कर लें। शुरुआत से ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगी। धन्यवाद बच्चों। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं, शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नीरज आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं TWA परिवार में। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाओ। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग क्या करते हैं,
पढ़ रहे होते हैं। 1 घंटे आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा है और आगे बच्चे शानदार सवाल आज आपको मिलेंगे। और आज हमने आपके प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा उठाने की कोशिश भी किया है कि आपको लगेगा कि हाँ आज थोड़ा सा अलग किस्म के सवाल आप लोगों को दिखेंगे, तो आप बेसिक तरीके से सवालों का जवाब देते रहेंगे। आपका बच्चा पहला प्रश्न यानी 51 नंबर आपके पॉलिटी का बहुत प्यारा सा सवाल है। लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में प्रयुक्त गणराज्य शब्द का अर्थ मुख्य रूप से क्या है। आपको बताना है कि गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है। देश का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों के पास मौलिक अधिकार हैं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य के सभी प्राधिकार जनता से प्राप्त होते हैं। ये आपसे पूछ रहा है भैया गणतंत्र का मतलब, सॉरी गणराज्य, वही गणराज्य या गणतंत्र का मतलब क्या है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो प्लीज आप लोग जवाब जरूर देंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों को आज मिलेंगे। एक बार आप सभी साथीगण सेशन को शेयर करेंगे और मेरे भाई सीधे प्रश्नों का जवाब देंगे। गणतंत्र का मतलब क्या है। देखिए कुछ बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया इसका मतलब क्या होगा कि देश का प्रमुख जो होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है और लोगों का शासन है, लोगों की अपनी सत्ता है। तो गणतंत्र या गणराज्य का मतलब तो यही होता है। ऑप्शन ए आप सब जो बता रहे होंगे उन सभी साथियों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं जिनका बच्चे क्या है गलत है, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं जो कि गलत है। अगला देखिए क्या है, लिखा है बच्चा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने के लिए किस संवैधानिक संशोधन को पारित किया गया था। तो भैया जीएसटी लागू करने के लिए प्रॉपर एक संविधान संशोधन हुआ है और उसी संविधान संशोधन पर सवाल बन रहा है कि सर 100वां संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, 102 नंबर का या 103 नंबर का। तो जल्दी से बताएं और आप लोग भागने की कोशिश मत करें प्लीज। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो भैया 101 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था जीएसटी के लिए। और ये कब पारित हुआ था तो आपको मैं बता दूं सन 2016 में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। और इसी कानून के तहत मेरे भाई भारत देश के अंदर क्या किया गया, जीएसटी को अप्लाई किया गया। 100 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि विवाद या सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया था। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद जो था बच्चे उसको क्या किया गया, सुलझाने की कोशिश किया गया। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। संविधान का अनुच्छेद जो बच्चे 102 नंबर का है वो क्या है, वो बच्चे ओबीसी जो कह सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, एनसीबीसी स्थान को संवैधानिक दर्जा यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मेरे भाई जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे संबंधित सवाल है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया बच्चे वो कब दिया गया, वो दिया गया आपका 2018-19 में। 103 नंबर का संविधान संशोधन बच्चे किससे संबंधित है, तो ये भैया ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण दिया गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले जो हैं बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, हाँ भैया आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उसको बच्चे आरक्षण। एनसीबीसी जो बच्चे आप लोगों का है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप सबको पता है संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसको रखा गया है। कहां रखा गया भैया, 338 के अंतर्गत रखा गया। बहुत प्यारा है और बहुत प्यार से आप लोग सवालों का जवाब दे पा रहे होंगे। नहीं भैया टीजीटी के लिए एलिजिबल आप शायद नहीं है, 50% चाहिए होता है, एक बार आप पता कर लो भैया। अब ये टीजीटी की क्लास नहीं चल रही, नहीं तो मैं आपको बता देता। लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि प्रश्नों का लेवल हमने थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश किया है। जल्दी से बताओ, लिखा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध बच्चे गवाह या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत लिखा है। कहां लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत लिखा है कि स्वयं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये बहुत अच्छा है बच्चा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये बच्चे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता बच्चे। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है मेरे भाई। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से इससे संबंधित है। अब ऑप्शन 21 नंबर आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हो भैया, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल शानदार है। और बच्चे ये बच्चे गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। ये बच्चे किसकी बात करता है? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण की बात करता है। इससे बच्चे संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। एक बार आप लोग बहुत शानदार प्रश्न बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? यह भी बताएंगे। अच्छा सवाल है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मेरे भाई अगर हम भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे तो आप सबको पता है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन को कौन बुलाता है, कौन आहुति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन आहुति करता है? तो भैया अधिवेशनों को सृजन करना, आहुति करने का काम राष्ट्रपति का ही होता है। दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है भैया कि जो दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं सर, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अच्छा सर, संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसको संयुक्त अधिवेशन को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यह भी बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, काफी अच्छे तरीके से आप लोग सवालों का जवाब दे पाते हो। हाँ भैया, चलो एक एक चीज आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा। सर हमारे यहाँ कुंडा में 3-4 दिन से नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा अगर खराब चल रहा है तो। अच्छा एक बार बताओ, भारत में अब तक कितना बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, यह भी बता दो। अच्छा सवाल है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? बता दो। संयुक्त अधिवेशन हुआ है, कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? तो ये मेरे भाई अगर मैं आपको बता पाऊं कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, तो अब तक भैया 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। एक बार 1961 में हुआ था, एक बार 1978 में हुआ था, और एक बार मेरे भाई 2002 में हुआ है। 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। सभी बच्चों को देखो बहुत अच्छे से पता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? बताओ मेरे भाई। हाँ, पहला दहेज प्रतिषेध कानून के लिए हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है। भारत में भैया आपसे एक सवाल पूछ रहा है, बहुत प्यारा सवाल है कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य लगाया गया है वह बच्चे कौन से समिति के सिफारिश पर? तो भैया स्वर्ण समिति के सिफारिश पर लगाया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में बच्चे स्वर्ण समिति के सिफारिश पर इसको क्या किया गया था? अप्लाई किया गया था। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण समिति या स्वर्ण समिति के सिफारिश पर इसको अप्लाई किया गया था। और आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से इस सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसी तरीके से मेरे भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल का जवाब देते रहेंगे। काफी अच्छा जवाब आ रहा है, काफी अच्छा जवाब आ रहा है, बेहतरीन जवाब आ रहा है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब देखिए साथीगण क्या है कि ये आप लोगों को जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है भैया, पंचायत से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं जो शायद आपके लिए जानना जरूरी है। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग से है। किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है। और बच्चे अशोक मेहता का भी संबंध पंचायत से ही है। अशोक मेहता का भी संबंध किससे है? पंचायत से है। यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप इसको जानते होंगे। आइएगा अगले सवाल पर बात करते हैं। लिखा है सिक्किम को भारतीय संघ के, ध्यान देना, सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया पूर्ण राज्य का दर्जा? जल्दी से बताओ। हाँ भैया, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय की बात की थी, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात की थी। बहुत शानदार आप लोग बता रहे होंगे। तो बच्चे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 में। कब दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया। आपको पता है सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम जो है भैया, आप लोग भागने की कोशिश कर रहे हो, भारत का न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो यह बात आप लोगों को समझना है, सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। बहुत शानदार आप लोग बता रहे होंगे, एकदम शानदार। अगला देखते हैं बच्चे क्या सवाल आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? ये आप लोग बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। तो जल्दी से बता दें मेरे भाई, तो इसका निर्धारण कौन करता है? संसद ही करेगा। कौन करेगा? संसद ही करेगा। अच्छा, जरा ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनको वेतन कितना मिलता है? जो सीजीआई समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत को अभी 24 तारीख को बनाया गया, आप सबको पता है। तो सीजीआई को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपया प्रति माह। कितना मिलता है मेरे भाई? 2,80,000 रुपया प्रति माह मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वेतन, 2,80,000 रुपया प्रति माह। थोड़ा छोटा कर देते हैं। कितना मिलता है सीजीआई को? सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश, 2,80,000 रुपया मिलता है मेरे भाई प्रति माह। ठीक, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। अन्य को कितना मिलता है? 2,50,000 प्रति माह। ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे। यस, संसद द्वारा भैया इसको निर्धारित किया जाता है। कौन निर्धारित करता है? संसद। अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिलता है और सीजीआई को 2,80,000 मिलता है। अगला सवाल देखो क्या है मेरे भाई। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? तो भैया जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से, भूमि अधिग्रहण से, किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यह लिखा है। किस तरीके से आप नहीं प्राप्त कर सकते यह लिखा है, जल्दी से बताओ। तो जल्दी से बताओ, उम्मीद करते हैं कि आप बता पाओगे। 5 तरीके होते हैं मेरे भाई। जन्म से नागरिकता ले सकते हैं आप, देशीकरण से, पंजीकरण से। बच्चे भूमि अधिग्रहण नहीं होता, वो क्षेत्र समाविष्ट होता है। लैंड एक्विजिशन नहीं होता, वो क्या होता है? क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर, यानी कोई क्षेत्र अगर समाहित कर लिया जाए तो ले सकते हैं आप, लेकिन भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, भूमि को अधिग्रहित करने के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर ही मिलेगी, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर ही मिलेगी। अगले सवाल पर जवाब लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार देता है? बताओ, अच्छा सवाल है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार संसद को है, कौन से अनुच्छेद के तहत? हाँ भैया, सिटीजनशिप यूके से लिया गया है। 1955 में 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं नागरिकता को अर्जित करने की। जल्दी से बताओ। बहुत शानदार, अनुच्छेद 3। आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया, और आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 3। 60 नंबर सवाल क्या है बताओ। लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने से पहले इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होता है। कौन नहीं शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
तो बच्चे कहां के शामिल नहीं होते हैं यह पूछ रहा है। तो भैया राज्य विधान परिषद सभी राज्यों में तो नहीं है, बताइए। राज्य विधान परिषद सभी राज्यों में तो शामिल है नहीं, बहुत सही। तो क्या होगा, राज्य विधान परिषद। अगला देखो क्या है, लिखा है मेरे भाई कि प्लासी का युद्ध 1757 किस ब्रिटिश कमांडर और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर, वॉरेन हेस्टिंग्स और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जनरल वेलेजली और मीर कासिम। बताएंगे। 1757 के प्लासी के युद्ध की बात कर रहा है, किसके किसके बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच, वॉरेन हेस्टिंग्स और सिराजुद्दौला के बीच, तो बच्चे क्या होगा इस सवाल का जवाब? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच बड़ा निर्णायक युद्ध था बच्चा ये। अगला देखो क्या लिखा है, लिखा है वैदिक काल में पंचाल किस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नाम था? बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। पंचाल बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज आप लोग बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दोगे। तो पंचाल भैया 16 महाजनपदों में से एक था, और यह किस क्षेत्र से संबंधित था? बताओ। गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बहुत शानदार, बहुत शानदार आप लोग बता रहे हैं। मतलब एक एक चीज आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बेहतर हो जाए मेरे भाई, तो बिल्कुल शानदार है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि जो पांचाल क्षेत्र है भैया वो गंगा यमुना से ही संबंधित था, दोआब का क्षेत्र था, और ये 16 महाजनपदों के अंतर्गत आता था। अगला देखो क्या है, अगला सवाल देखो क्या है मेरे भाई। अगला सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसप, सर विलियम जोन्स और बच्चे चार्ल्स ग्रांट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हमने प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छा लेवल करने की कोशिश किया है। आप बताएंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में बच्चे किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ होगा। और सर जेम्स प्रिंस किसने किया है, जल्दी से बताओ। विलियम जोन्स ने किया होगा। बहुत शानदार, सभी लोग बता रहे होंगे। बिल्कुल भैया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम से सुनना है। कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था, और इसकी स्थापना मेरे भाई जो कलकत्ता में किया गया था वो कब किया गया था? इसकी स्थापना जो कलकत्ता में किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? कलकत्ता में 1784 में किया गया था। सर विलियम जोन्स ने किया था। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी द्वारा लिखित किताबुल हिंद का मुख्य विषय क्या है? वाह क्या प्रश्न है भाई। किताबुल हिंद का मुख्य विषय है मध्यकालीन भारत की सैन्य इतिहास, भारत का भूगोल, धर्म और समाज, मुगलों का प्रशासनिक ढांचा, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। मैंने आपसे बोला था कि प्रश्न में बहुत शानदार तरीके से आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा। तो बताएंगे भैया किताबुल हिंद जो लिखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका विषय क्या था, जल्दी से बताएंगे। तो भैया सभी लोग बता रहे हैं, मुझे लग रहा है काफी अच्छा जवाब दे रहे होंगे। अल-बरूनी द्वारा लिखित किताबुल हिंद का मुख्य विषय क्या था? बहुत सही, बहुत सही भैया। यह किस पर लिखी गई है?
धर्म, दर्शन, समाज, भूगोल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये गलत है ये सर। क्या गलत है भैया? कुछ गलत नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे भैया। भूगोल, धर्म, समाज, देश के इन तमाम मापदंडों के बारे में लिखा गया है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सर सैन्य व्यवस्था पर लिखी गई किताब है। नहीं, अभी तक आपने बस इतना ही पढ़ा था कि अलबर्नी ने हाँ भैया, चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 65, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? इसका महत्व क्या है? गांधी और इरविन के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, जिन्ना और लॉर्ड माउंट के बीच, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच। तो भैया पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन से संबंधित बात आई थी। गांधी और इरविन के बीच नहीं हुआ था। गांधी और इरविन के बीच इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी और इरविन के बीच 1931 में इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 66 नंबर क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेल था, लॉर्ड लिलिथिगो था, लॉर्ड वेलेल था, लॉर्ड दो बार लॉर्ड वेलेल आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन था। बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ भैया सभी लोग। तो लॉर्ड लिलिथिगो ही रहा होगा, क्योंकि 8-9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। तो बच्चे उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड लिलिथिगो था। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था बच्चे, 8-9 अगस्त को। तो जाहिर सी बात है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन था? लॉर्ड लिलिथिगो ही था। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्लीज, तो आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। वेलेल तो बाद में आया है। एकदम बहुत शानदार, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होंगे भैया। 1942 ग्वालियर टैंक मुंबई, 9 अगस्त जीरो ऑपरेशन 19। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। अगला देखिएगा 67 नंबर सवाल क्या कर रहा है? जीना शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जिसका अर्थ है जीना नहीं जिन। आपको बताना होगा भैया जिन शब्द किस अर्थ से जुड़ा है, जिसका अर्थ विजेता होता है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये आप तुरंत बताओगे। बहुत अच्छा सवाल है। जिन शब्द किस धर्म से जुड़ा है जिसका अर्थ विजेता होता है? तो जिन शब्द किससे जुड़ा है? तो आप सबको पता है बच्चे, ये इंद्रियों को वश में करने वाला होता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो बच्चे जैन शब्द में आएगा। जिन का मतलब होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, विजय प्राप्त कर लिया हो। किस पर भैया? इंद्रियों पर, उसी को जिन कहा गया है। चलिए भैया सब समझ में आएगा। अगला देखो क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किस साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था? बहुत अच्छे सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया प्रश्न थोड़ा सा अच्छे बढ़ाऊंगा। आप लोग बोले थे सर थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल अच्छा करिएगा, तो हमने प्रश्नों का लेवल भी अच्छा कर दिया है। और आप बहुत प्यारा प्यारा जवाब भी दे रहे हो भैया, आप बहुत प्यारा प्यारा जवाब दे रहे हो। आपका प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किस साम्राज्य के समय में भारत आया था? मुगल, चोल, विजयनगर या पाल? बताओ। सभी लोग बता रहे हैं सर विजयनगर साम्राज्य के समय में आया था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। निकोलो कॉन्टी किस साम्राज्य के समय में भारत आया था? है ना अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है भैया। निकोलो कॉन्टी कहां का था? इटली का था। कहां का था? इटली का यात्री था। लगभग 1420 के आसपास ये भारत आया था। और ये बच्चे विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में आया था। 1420 में बच्चे आया था। इतालवी यात्री था। 1420 लगभग क्या लिखना, सही से लिख दो। 1420 ईस्वी में आया था बच्चे। कहां का था ये? इतालवी। इतालवी मतलब इटली। इतालवी यात्री था, तो याद रखिएगा बच्चे ये निकोलो कॉन्टी व्यापारी था। बेसिकली ये क्या था? व्यापारी था। अगला सवाल देखो क्या है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था? ये नहीं लिखा है कहां और किसने किया था। भारत में लाला लाजपत राय, जर्मनी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, संयुक्त राज्य अमेरिका में मोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, जापान में राष्ट्र बिहारी बोस।
आपको बताना है बच्चा गदर पार्टी की स्थापना कब, कहां और किसने किया था, ये मैं बता रहा हूं। ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। मोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था 1913 में। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? अमेरिका में। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए भैया, 70 नंबर क्या कर रहा है? लिखा है सर, मराठा प्रशासन में वतनदार शब्द का अर्थ क्या होता था? वतनदार, मुख्य सैन्य कमांडर, शाही खजाना का अधिकारी, वंशानुगत भूमि धारक या गांव का अधिकारी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। बहुत शानदार सवाल ये भी है। 70 का कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मराठा प्रशासन में वतनदार शब्द का अर्थ क्या था? बताओ मेरे भैया। अच्छा सवाल है ना, एकदम शानदार। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। वतनदार मतलब सर वंशानुगत लगान मुक्त अनुदान वाला जो था, बिल्कुल शानदार है। मतलब वही है व्यक्ति जो बच्चे सब कुछ क्या करता था, अपने आप से रखता था, उसी को वतनदार बोलते थे। वतनदार मतलब वंशानुगत भूमि धारक या गांव का जो अधिकारी होता था, उसी को बोला जाता था वतनदार। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है, आप देखेंगे ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। लिखा है बच्चा, प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताओ। प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर, आपको बताना होगा अग्निवलय। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे? जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सौर बैच का टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा है भैया, आएगा अभी टाइम टेबल, आपको सौर बैच का नहीं दिया गया है अभी। आपका जो टाइम टेबल दिया गया वो डेमो क्लासेस का दिया गया है, ठीक है? किसका दिया गया है? डेमो क्लासेस का दिया गया है। और एक एक टाइम टेबल आपको सब क्लियर करके बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है टाइम टेबल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो बच्चे ये भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित क्षेत्र है। यहां पर अर्थक्वेक्स और वैल्केनो खूब भारी मात्रा में मिलते हैं। भूकंप की स्थितियां और ज्वालामुखी की स्थितियां सबसे ज्यादा आपको कहां पर मिलेंगी? प्रशांत वाले क्षेत्र में ही मिलेंगे। सर जी ओके, कोई बात नहीं भैया, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर लाइक करेंगे। लिखा है कि दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है? बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है? बताएं भैया। तो दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है? तो भैया उस तटरेखा वाला देश का नाम है कनाडा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो आप बताओगे गुजरात है सर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ओके यस। अगला देखो क्या है, लिखा है सर, महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? अच्छा, ज्वार भाटा या टाइड्स का मतलब क्या है? जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और उठे हुए जल का नीचे जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। नीचे जाना भाटा कहलाता है। और बच्चे यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब पानी ऊपर उठ जाए, जब भैया पानी ऊपर उठ जाता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उसी को ज्वार भाटा की स्थिति कहा जाता है। ठीक है। हाँ, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा ज्यादा काम करता है, सूर्य का कम काम करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया सूर्य जो है दूर है, तो जब दूर होगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? कम काम करेगा। और पास होगा, हाँ भैया डेली चलेगा, आपकी क्लास ऐप पर चलेगी, यहां पर भी चलता रहेगा। दुनिया की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? बताइएगा। प्यूर्टोरिको है, जावा है, मेरियाना है या अटाकामा है? तो बच्चे पूरे दुनिया की सबसे गहरी खाई
मेरियाना ट्रेंच ही है। ये कहां पर मिलेगी? प्रशांत पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशियन में मिलेगी, प्रशांत महासागर में। और ये लगभग बच्चे 11,022 मीटर गहरी है, यानी कि पूरा का पूरा आपका कह सकते हो कि बच्चे माउंट एवरेस्ट इसमें घुस जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इतना गहरा खाई है। मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी, कुछ लोग 11 किलोमीटर बता रहे हैं, हाँ 11 किलोमीटर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा अंदाजा लगाओ मेरे भैया कि ये 11 किलोमीटर लंबाई नहीं है, गहराई है। कितनी गहराई होगी? 11 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है। अगला सवाल, सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा ये बच्चे बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बना हुआ सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये बच्चे सबसे विशाल, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आप जरा सोचने की कोशिश करिएगा और बताने का प्रयास करिएगा कि जो सुंदरवन डेल्टा है वह किस प्रकार के वनों का उदाहरण है। मैं एक बार देखना चाहता हूं, सभी बच्चे सदाबहार वन बता रहे हैं, कुछ बच्चे मैंग्रोव भी बता रहे होंगे। अब बच्चे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल मुहाने पर ही होता है, बंगाल की खाड़ी के पास में पड़ेगा ये। अब आपको ये बताना होगा, ज्यादातर हमारे भाई मैंग्रोव ही बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। सुंदरी नामक वृक्ष उसमें पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। बताओ मेरे भैया क्या होगा? सुंदरवन का डेल्टा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो किस प्रकार के वन वहां पर पाए जाते हैं भैया? समुद्र के तट में है ना, वहां ज्वार भाटा वगैरह खूब आते हैं, तो उसको आप मैंग्रोव वन भी बोलोगे। मैंग्रोव वन का मतलब होता है समुद्र तटीय वन। जितने भी समुद्र तटीय वन हैं उसी को बच्चे हम लोग मैंग्रोव वन बोलते हैं, और इसी को ज्वारीय वन भी बोला जाता है। ज्वारीय वन, ज्वारीय वन कहते हैं, सो ज्वार भाटा वाला होता है ना, तो इसको आप ज्वारीय वन भी कह सकते हो, इसको आप ज्वारी वन भी कह सकते हो। देखो बच्चा, जो सदाबहार वन मिलेगा वो आपको सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आप लोगों को कैसा वन मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलेगा। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको पर्णपाती वन मिलेगा जो पतझड़ वाले होते हैं, और शंकुधारी वन आपको ठंडे क्षेत्रों में मिलेंगे, टैगा टुंडा क्षेत्रों में मिलेंगे। 76 नंबर सवाल का जवाब देना। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत शानदार, बताओ वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है बच्चा जो रेडियो तरंगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्लीज एक बार आप लोग उस सवाल का जवाब दो। जल्दी से बता दो। सब लोग ऑप्शन डी को ही बताओगे, बिल्कुल शानदार है भैया। ये क्या है? ये आयन मंडल है, या इसी को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। और आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए भैया, अब देखो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। जो क्षोभ मंडल होती है वो सबसे निचली परत होती है। समताप मंडल में मौसम साफ रहता है, क्योंकि टेम्परेचर समान रहता है। सभी मौसमी घटनाएं होती हैं यहां पर। सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, सबसे निचली परत होती है। ठीक, यस, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, सबसे निचली परत होती है, ये आप सभी को पता होगा।
77 नंबर सवाल देखिएगा, जब वह हवा जो दिन के दौरान समुद्र से भूमि की ओर बहती है उसको क्या बोलते हैं? दिन के समय में समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं समुद्र समीर। समुद्री समीर कब से कब तक कब चलती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ध्यान देना, समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवा को क्या बोलेंगे? समुद्री समीर बोलेंगे। और बच्चे स्थल समीर क्या होता है? स्थल से समुद्र की ओर है जी। सी बता रहे हैं सब लोग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया। समुद्र समीर, हां, और रात में चलती है स्थल समीर। ये रात में चलती है। ये कब चलती है? रात में। किधर से चलती है? स्थल से सागर की ओर। सागर यानी समुद्र, स्थल से सागर की ओर। और सागर का मतलब भैया समुद्र। स्थल से सागर यानी समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग बता रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे। एक एक सवाल का जवाब आप बड़े प्यार से बता रहे होंगे। अगला सवाल देखो क्या है, लिखा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखता है? सबसे ज्यादा वन आपको कहां पर पाए जाते हैं भारत में? जल्दी से बताओ, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? जल्दी से बताएं मेरे भाई। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखता है? तो आप सबको पता है बच्चा, सबसे बड़े नंबर पर क्षेत्रफल की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर क्षेत्रफल में दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। मतलब क्षेत्रफल का मतलब जानते हो ना, अपने राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने % भाग पर। और एमपी में भैया सबसे ज्यादा वन वैसे पूरे इंडिया लेवल पर भी पाया जाता है। 79 नंबर सवाल देखिएगा, भारत की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुअरी बनाती है? तो यहां पर तो एकमात्र ही है नर्मदा। इसके अलावा और नदियां भी हैं, जैसे माही नदी भी पश्चिम की ओर जाती है, साबरमती भी पश्चिम की ओर ही जाती है, ताप्ती या तापी नदी भी पश्चिम की ओर ही जाती है, कर्नाटक की शरावती भी पश्चिम की ओर ही जाती है। तो ये बच्चे पश्चिम मुखी नदियां हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। हमारे देश में ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ नदियां पश्चिम की ओर भी बहती हैं। 13-12 किलोमीटर है, ये बात सही है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, आप याद कर लेना पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों की। इस ट्रिक को ऐसे याद करो, समानता। समानता सा, समानता मतलब साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, शरावती। तो समानता सा एक ट्रिक याद कर लो, समानता सा, और आपका काम हो जाएगा मेरे दोस्त। ये ट्रिक याद कर लेना, समानता सा, ठीक, काम हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर लाइक करेंगे भैया, एक बार सभी लोग दमदारी से शेयर लाइक करेंगे, मजा आना चाहिए आपको। चलो बहुत सही। हां जी, 80 नंबर सवाल देखो क्या है, एल नीनो घटना का प्राथमिक कारण क्या है? बहुत शानदार। एल नीनो ये बच्चे कहां पर उत्पन्न होता है? तो आपको पता होना चाहिए, यह उत्पन्न होता है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पेरू वाले तट पर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्पन्न होता है। पश्चिम तट पर उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है। ये क्या है? गर्म जलधारा है। और ये पूछ रहा है कि इसके
प्राथमिक कारण क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में जल का ठंडा होना, पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना, हिंद महासागर में मानसून की तीव्रता, या भूमध्य रेखाओं पर जेट धाराओं का निर्माण। सोच विचार कर जवाब दीजिएगा कि एल नीनो घटना का प्राथमिक कारण क्या है। बोलो सभी भाई बहन भैया। एल नीनो घटना का प्राथमिक कारण क्या है, जल्दी से बताओ भाई। अच्छा सवाल है। कुछ लोग बता भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बता रहे हैं, बट कोशिश अगर आप करोगे तो आप बता पाओगे। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 सभी बच्चे बता रहे हैं, बहुत शानदार लग रहा है भैया, बिल्कुल सही है। 100% यही है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में जल के सतह के गर्म होने से उत्पन्न होती है। अगला देखो क्या है, इकोनॉमी का सवाल आ गया। लिखा है सर, मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बहुत शानदार सवाल है। मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक लक्ष्य क्या निर्धारित करता है, जल्दी से बताओ बच्चे। एमपीसी मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 सदस्य होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य देश में महंगाई को स्थिर करना है, यानी महंगाई वृद्धि ना होने पावे। जीडीपी विकास दर को अधिकतम करना, मुद्रास्फीति को 4% के भीतर लक्षित करना, विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर बनाना, या सरकार। तो बच्चे इसका मुख्य उद्देश्य है महंगाई को कम करना, यानी मुद्रास्फीति को हर हाल में 4% के नीचे लाने की कोशिश करना। और ये बच्चे लगातार लाने की कोशिश करता भी रहता है, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति जो होती है बच्चे, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मुद्रा के प्रवाह को संतुलित करने का काम करता है, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है। और मेरे भाई जब ये मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने का काम करेगा तो इसका मतलब 100% बच्चे ये महंगाई को कम करने के लिए ही काम करता है। वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ कम आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है, उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। सर साफ नहीं दिख रहा, क्या साफ नहीं दिख रहा है यार? यहां तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ जी, यहां तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, बताइएगा क्या होगा। वह स्थिति जब, ध्यान से देखना, वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ कम आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है तो उसको बच्चे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ये एक बड़ी सामान्य अवस्था नहीं, बड़ी स्पेशल अवस्था है, क्योंकि ये इकोनॉमी के नियम के विपरीत हो जाता है। लेकिन बच्चे ये तमाम देशों में ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं स्टैगफ्लेशन वाला, तो इसीलिए आप स्टैगफ्लेशन को याद कर सकते हैं। लिखा है वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में महंगाई भी खूब हो, बेरोजगारी भी खूब हो, और उसकी वजह से बच्चे बेरोजगारी ज्यादा है तो आर्थिक वृद्धि दर कम होगी, और आर्थिक वृद्धि दर कम होगी तो इस स्थिति को हम लोग क्या नाम देंगे? उस स्थिति को हम लोग नाम देंगे भैया स्टैगफ्लेशन। अगला सवाल देखते हैं, 83 नंबर क्या है? लिखा है सनराइज इंडस्ट्री शब्द का क्या अर्थ है? बहुत शानदार। सनराइज इंडस्ट्री, सूर्योदय या सनराइज क्रांति भी बोलते हैं इसको, बताएंगे। सनराइज क्रांति क्या होता है? उद्योगों का विकास करना। कौन से उद्योग? वे उद्योग जो पुराने हो चुके हैं, गिरावट पर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जिनमें तेजी से विकास की उच्च क्षमता है, वे उद्योग जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। सनराइज उद्योग के बारे में बात कर रहा है, सनराइज इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। इसको आप सूर्योदय क्रांति के नाम से भी जान सकते हैं। इसको आप सूर्योदय क्रांति के नाम से भी जान सकते हैं। हाँ बच्चे, ऐसे उद्योग जिसमें विकास की संभावनाएं व्याप्त हैं और उच्च विकास हो सकता है, जिसमें विकास की तमाम संभावनाएं व्याप्त हैं और उच्च विकास हो सकता है, उसको सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें उच्च विकास की प्रबल संभावना है
या जिसमें उच्च विकास हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सनराइज इंडस्ट्रीज, सनराइज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट है। शानदार तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है भैया। आइएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 84 नंबर सवाल क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बताएंगे SLR होता क्या है? SLR का मतलब होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले याद देखो, यहां पे पूरा नाम लिखा है, पहले आप यही याद कर लेना। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम बस का तो यही है, क्योंकि SLR, CRR इन सब के फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। SLR का मतलब होता है बच्चे, बैंकों के पास जो जमा राशि होती है ना, उसका कुछ हिस्सा बैंक स्वयं अपने पास रखता है। बैंकों के पास जो जमा राशि होती है उसका कुछ हिस्सा बैंक स्वयं अपने पास रखता है, और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को हम लोग SLR नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? SLR। यानी बैंकों को RBI से ऋण लेने के लिए मजबूर करना, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा तरल संपत्ति में रखना, विदेशी मुद्रा विनिमय को नियंत्रित करना, केवल कृषि क्षेत्र को ऋण देना। तो बच्चे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा, आराम से याद कर सकते हैं। बहुत सही। देखो मेरे भैया, इसी तरीके से ही सवाल होते हैं। जैसे जैसे आप दिमाग लगाएंगे सवाल आपको ऑलरेडी होते चले जाएंगे। लिखा है शून्य बजट क्या होता है? जीरो वेस्ट बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजट की शुरुआत शून्य घाटे से करना, हर बार बजट को शून्य से शुरू करना, पिछले वर्ष के आवंटन की अनदेखी करना, सभी खर्चों को एक विशेष विकास पर प्रेरित करना, केवल नए कार्यक्रमों को ही वित्त पोषित करना। तो बच्चे जीरो बजटिंग बताएंगे, शून्य आधारित बजट का मतलब क्या है? देखो मैं देख रहा हूं 85 नंबर का बारे बच्चे बी बता रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं। जी भैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। अब आप बताएंगे बच्चे ये क्या होगा? हर बार बजट को शून्य से शुरू करना, पिछले वर्ष के आवंटन को अनदेखी करना होता है कि हम ये मान करके चलते हैं कि भैया हमने पिछले वर्ष कुछ किया ही नहीं है, हमने पिछले वर्ष कुछ दिया ही नहीं है, अब हम कुछ नया और यूनिक करने वाले हैं। हाँ, ऑप्शन बी है सर जी। बिल्कुल भैया, ऑप्शन बी है, तो मैंने बी को टिक कर दिया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताओ। गैर कर राजस्व मतलब सरकार को आमदनी हो रही है, लेकिन वो राजस्व भी है लेकिन कर नहीं है। आपको बताना होगा गैर कर राजस्व में जैसे ब्याज प्राप्ति और लाभांश है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री है, सेवा कर से प्राप्ति है, सीमा शुल्क है। तो बच्चे गैर कर राजस्व क्या है? ब्याज प्राप्ति और लाभांश। ब्याज प्राप्ति और लाभांश। अगर आप बी सी बताएंगे तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। सी डी तो होगा नहीं भैया। ये सेवा कर मतलब कर है, ये भी कर है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री नहीं करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री कर देंगे ना तो वो बच्चे पूंजीगत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पूंजीगत हो जाएगा। यहां राजस्व पूछा है, रेवेन्यू, तो ब्याज प्राप्ति और लाभांश क्या होगा? ब्याज प्राप्ति और लाभांश होगा। देखो सवालों को जब बड़ी प्रमुखता से करोगे, सोच विचार कर करोगे ना, तभी समझ में आएगा कि चीजें हैं क्या। बहुत सही। देखिए सभी बच्चे बता रहे हैं भैया, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर पेमेंट से क्या आशय है? बताओ। अंतरण भुगतान मतलब ट्रांसफर पेमेंट किसके लिए यूज करते हैं? अर्थशास्त्र शब्द में भैया ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान करना, सरकार द्वारा बिना किसी उत्पादक सेवा के प्रदान किया गया भुगतान, विभिन्न राज्यों के बीच धन का हस्तांतरण, ब्याज और ऋण का पुनर्भुगतान। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब दे पाओगे और कोशिश करिएगा अच्छा जवाब निकलना चाहिए। अर्थशास्त्र में ट्रांसफर का मतलब क्या होता है?
हाँ, तो ट्रांसफर का मतलब होता है, क्या होता है भैया, सरकार जो पैसा डालती है हम लोगों के खाते में, जैसे सरकार क्या डालती है, वेतन डालती है, पेंशन डालती है, सरकार पेंशन ट्रांसफर करती है, सरकार वेतन ट्रांसफर करती है ना। तो ये जो वेतन पेंशन वगैरह होते हैं ट्रांसफर से ही तो हमारे पास आते हैं। तो ये क्या होता है, ये बच्चे सरकार द्वारा बिना किसी उत्पादक सेवा के प्रदान किया गया जो भुगतान होता है उसी को बच्चे अंतरण भुगतान कहा जाता है। सरकार जो हमको आपको क्या करता है, पेमेंट देता है, हमको आपको जो पैसा देता है, वेतन देता है, पेंशन देता है, उसी को अंतरण भुगतान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा क्या है, विश्व बैंक समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। विश्व बैंक समूह की बात कर रहा है। देखो भैया, विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं काम करती हैं। एक काम करता है IBRD, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक काम करता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। एक काम करता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। एक काम करता है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। एक काम करता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब बच्चे इनका विवाद, मतलब किसी के विवाद का निपटारा। तो लिखा है विश्व व्यापार को विनियमित करना, सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, विकासशील देशों में गरीबी कम करना और विकास को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति को विनियमित करना। तो कहने का मतलब ये हम लोग ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं आराम से, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया विकासशील देशों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। अल्प विकासशील देशों को भी बढ़ावा देने का काम करता है। यह विकासशील देशों को भी बढ़ावा देता है, अल्प विकासशील देशों को भी। अगला सवाल है, भारत में बैंकिंग क्षेत्रों के सुधार से जुड़ी प्रसिद्ध समिति कौन सी है? बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित प्रमुख समिति कौन सी है, बताएंगे। बहुत शानदार, बहुत अच्छे, सारी समितियां ज्यादातर बैंकों से ही संबंधित हैं। जल्दी से बताएं मेरे भाई, बैंकिंग क्षेत्रों के सुधार से जुड़ी प्रसिद्ध समिति कौन सी है? तो मुझे हिसाब से ये लग रहा है कि 1991 में जो नरसिम्हम समिति बनाई गई थी, ये बच्चे सबसे प्रमुख समिति होगी। ऑप्शन ए आप लोग बता रहे होंगे, बिल्कुल शानदार है। 90 नंबर सवाल बताएंगे, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भैया ये UNDP है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम सुना है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अभी 2025 में इंडिया की रैंकिंग 130 है, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान देना। 2025 में जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसमें बच्चे भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 130 है। भारत का 130वां स्थान है भैया, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में अगर बनेगा तो बिल्कुल याद रखिएगा, 0.685 पॉइंट के साथ, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत सही बताइए भैया, POP का नाम सुना है ना, POP का नाम सुना होगा, जल्दी से बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, क्या है उसका नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कितने लोगों को पता है? बहुत शानदार, सभी बच्चों को पता है सर। जो POP होता है उसका पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब ऑप्शन नंबर सी सबका सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सबका सही है। 91 के बाद 92 नंबर, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ, अच्छा सवाल आ गया यार। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है बच्चे, वो आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौली या न्यूटन, किसके सिद्धांत पे काम करता है? हाँ भैया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत सही। अरे हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा है,
अरे देखा होगा यार, वो जो गाड़ी वगैरह की धुलवाई करवाने गए होगे, 4 व्हीलर वगैरह की, तो उठा देता है पूरा उसको ऊपर ले जा करके। तो पास्कल पे काम करता है ये। कुछ लोग बर्नौली, भैया बर्नौली से यहाँ क्या लेना देना है, यहाँ बर्नौली से क्या लेना देना है, वो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा जी, बहुत सही बहुत सही। सब लोग बर्नौली बर्नौली बता रहे हैं, लेकिन होगा क्या यहाँ पर, पास्कल। कोई बात नहीं। 93 नंबर देखो क्या है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए भैया, एसी डीसी का मामला आ गया। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? बहुत शानदार, आप लोग बता रहे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? एसी को डीसी और डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है ना। तो ये तो दृष्टिकरण हो गया आपका। अच्छा बताएंगे, डीसी को एसी में बदलने वाला यंत्र आप लोगों का क्या है? तो डीसी को जो एसी में बदलता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में, वो होता है आपका क्या बोलते हैं? इन्वर्टर जो होता है यंत्र। मानव शरीर में लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? अरे वाह, क्या बात है, क्या सवाल आ गया। मानव शरीर में लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन सी ग्रंथि? थाइमस, प्यूस, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि। बहुत सही। देखो सब लोग बता रहे हैं सर डी होगा, अधिवृक्क होती है। एड्रिनल, बिल्कुल शानदार भैया, बिल्कुल यही तो आप लोगों को समझना है कि काफी बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे। मानव शरीर में लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? एड्रिनल बता रहे हैं सर सभी लोग। हाँ, एड्रिनल ही सही होगा बच्चे। फाइट और फ्लाइट बोलते हैं इसको, लड़ो या फिर भाग जाओ, इसका काम ही है ये एड्रिनल ग्रंथ का। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोलते हैं, किडनी पे एड्रिनल। बहुत शानदार बच्चे, जवाब आ रहा है 97, क्या है 95। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताओ। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है, सॉरी, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है। बच्चे अगर पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से ज्यादा है, 14 तक होती है वैसे, 7 से ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। अगर बच्चे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक, ये याद रखिएगा। और बच्चे जो 7 होता है ना, वो पानी होता है, और पानी का कोई स्वाद नहीं होता, न तो खट्टा होता है न तो वो क्षारीय होता है। 97 नंबर देखो, 96। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता, बैरोमीटर, एंडोस्कोप, एनीमोमीटर, फोटोमीटर या लक्स मीटर बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी बिल्कुल शानदार होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल शानदार होगा। और आप लोग बिल्कुल जवाब देने की कोशिश भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब ये कह रहा है एक बच्चा कि सर एक बार लिटमस पेपर। भैया लिटमस पेपर का उदाहरण क्यों करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ी ना करना है मुझे यहां पे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन है, क्या है? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ भैया, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस में तो मेरे हिसाब से मेथेन ही होगा मेरे भाई। CH4 वैसे भी प्रकृति में हर जगह मिल जाती है ये CH4। अगला सवाल देखो, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? वाह क्या बात है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज केस्ड बाय विच फेनोमिना? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। बताओ, ये तो बता सकते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी नहीं बता पाओगे, जल्दी से बताओ। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है क्या?
रिफ्रैक्शन ही होता होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ बच्चे बता रहे होंगे, लेकिन बच्चे तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किसके वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है बताओ? ऊर्जा उत्पादन करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, अंतःकोशिकीय पाचन करना, या आनुवंशिकी जानकारी ग्रहण करना? कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए भैया। क्या करता है? ये कचरा वगैरह को समाप्त करता है। मतलब ये अंतःकोशिकीय पाचन का काम करता है। अंतःकोशिकीय पाचन का काम करता है, हजम करना। यश। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? जल्दी से बताओ, एक सवाल आ गया, जल्दी से बताओ मेरे भाई। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा अंग करता है? अंग क्या? अंगक। प्रोटीन संश्लेषण कौन सा कोशिकांग करता है भैया? प्रोटीन। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है इसको, राइबोसोम को। क्या कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना, राइबोसोम। चलो, तो मेरे भाई ये आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है आपने इसको करने की कोशिश किया होगा, अच्छा लगा होगा। आप सभी के लिए बता देना चाहता हूं कि कल से आपकी देखो डेमो क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हैं। तो आप लोग जो है प्यारा सा अपना एक बैच है, शौर्य बैच, आप शौर्य बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल भैया फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है। अभी एक कूपन कोड भी अप्लाई ही चल रहा है, तो आप यहां से बैच को ले सकते हैं, अपने शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो देखो कल है 27 नवंबर और कल 27 नवंबर से आप लोगों को जो है सुबह 9 बजे से इसकी आप लोगों को क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, सुबह 9 बजे से। तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।